अज्ञे जी का प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के बाद दूसरा उपन्यास आता है उनका नदी के द्वीप। आपको पता होगा कि नदी के द्वीप के नाम से उन्होंने कविता भी लिखी और उपन्यास भी लिखा। यहाँ मैं कुछ कुछ अंश पढ़ रहा हूँ नदी के द्वीप से। रेखा उसकी मेन पात्र है और भुवन कह सकते हैं कि उसका सेकेंडरी पात्र है। आज जो हम हिंदी फिल्मों में स्त्री नायक होने की बात करते हैं, शायद अज्ञे ने ये उस समय 1954 में ही शुरू कर दिया था कि स्त्री को समाज में कितना बड़ा स्थान मिलना चाहिए, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक और उसकी व्यक्तिगत पहचान कितनी मजबूत होनी चाहिए। रेखा के चरित्र से आप समझ सकते हैं। मैं कुछ कुछ अंश पढ़ूंगा, अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा ज़रूर। रेखा और भुवन दोनों कश्मीर की यात्रा पर कह सकते हैं कि भुवन तो किसी काम से गया है, लेकिन रेखा सिर्फ अपना अकेलापन खत्म करने के लिए भुवन के साथ अपना सब कुछ साझा करने के लिए जाती है और वो अपने जीवन के उस खालीपन को भरना चाहती है। वो तितली की तरह हवा में उड़ना चाहती है, हवा बढ़ना चाहती है, लेकिन वो बार बार अपने आप को शायद अकेला महसूस करती है। कुछ अंश पढ़ रहा हूँ मैं कि जो जो बस आगे बढ़ जाती थी त्यों त्यों भुवन का मन अधिक तीखे झटकों के साथ पीछे जाता था। एक लघु क्षण के लिए बस, लेकिन प्रत्येक बार एक टीस के साथ और प्रत्येक बार न जाने कहाँ से उखड़े उखड़े वाक्यांश लाता हुआ। स्वाधीनता का जोखिम, आंतरिक आलोक का जोखिम, एंड द स्टार्स एंड द हेयर वेयर सेवन, जुगनू से सिली सड़ी जगह में होते हैं आत्मा के नक्शे। क्षण सीमांत है वहाँ बालू होगी, मैं शेरन का गुलाब हूँ और उपत्या की तितली। डर, सुंदर का डर, विराट का डर, दुख जाना है पर डर नहीं। देर एक बार अशांत भाव से वह अपनी सीट के इधर उधर मुड़ा। मेरी प्रिया बोली, उसने कहा उठो और मेरे साथ आओ, क्योंकि शीत ऋतु बीत गई है, वर्षा चुक गई है, धरती में फूल जागते हैं, पक्षियों के गाने का समय आ गया है और कुमारी का गुंजन सुन पड़ने लगा है। अंजीर के वृक्ष में नया फल आता है और अंगूरी की कचिया अंगूर मधुर गंध दे रहे हैं। उठो प्रिय और चले आओ। सहसा स्पष्ट हो गया कि सालोमन के गीत के ये अंश उसे रेखा की कापी में से याद आ रहे हैं। क्यों? वह सीधा होकर बैठ गया था। कापी के वाक्य स्पष्ट उसके आगे दौड़ने लगे, एक के बाद एक पंक्ति, जैसे सिनेमा की पंक्तियाँ मानो बेलन पर चढ़ी हुई घूमती जाती है और एक एक पंक्ति आलोकित होती जाती है। तुम चले जाओगे, मैं जानती हूँ कि तुम चले जाओगे। मैं आदी हूँ कि जीवन में कुछ आए और चला जाए। मेरे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, भी छोड़ दिया है। कौन पकड़ कर रख सकता है? बचपन में माँ एक कहानी सुनाया करती थी। कोकिल का स्वर सुनकर राजा उसे पकड़वाना मांगते थे, पर वह चुप हो जाता था। माँ कहती थी कोकिल को पकड़ लिया जा सकता है, पर गान बंद नहीं होता। तब मैं सोच लेती थी बंदी करना मैं क्यों चाहने लगी। मैं स्वयं गाऊंगी, पर अब माँ की बात याद आ जाती है। नहीं, गान को बंदी करना नहीं चाहूँगी, और हाँ गाऊंगी भी, चाहे टूटे स्वर में। मेरा गान तुम सुनोगे? ये भुवन से बार बार वो कह रही है अपनी बात, और दोनों के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं। हम हार गए, तुमने कहा था हम हार गए, सूर्यास्त को नहीं पकड़ सके। फिर तुमने कहा था, कहा नहीं, उद्धत किया था, उसके केशों में 7 तारे थे। पर अब अपनी ओर देखती हूँ तो सोचती हूँ मुझ में नहीं, मुझ में केवल अंधकार की एक बहुत बड़ी लहर। हट जाओ भुवन, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पर मेरा संस्पर्श विषाक्त है। तुमने डर की बात कही थी, वो एक चीज़ है जो मैंने पहले कभी नहीं जानी। दुख हाँ वो खूब जाना है, अपमान, ग्लानि, ईर्ष्या ये भी सहे हैं, पर डर, मगर डर तो छूत होती है शायद, और तुम्हारा वह नाम इन डर।
मुझे भी छूता है। एक सिहरन सा मेरी रीढ़ पर से उड़ता हुआ मेरे मन पर छा गया था। किसका डर? तुमसे डर, तुमसे, तुम्हारे लिए डर। तुम्हें खो दूंगी यह, लेकिन तुम्हें पाया है यही तो कभी नहीं सोचा। जागने का डर, न जाने कब से मेरा डर। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी देह सब सोई है, जड़ है, और जड़ से इतर कोई स्थिति में सोचती ही नहीं। आग सुलगती है, धधकती है, ईंधन चुका कर धीमी पड़ जाती है। वैसी आग फिर भड़क सकती है, लेकिन मुक्त आग को बुझा तो तब राख, कोयले, अध जली लकड़ी वह मैं हूँ। उठी हुई लहर जो नहीं जम गई, पीछे नहीं जा सकती, पीछे गर्त है। हर तरंग के पीछे गर्त होता है, आगे नहीं जा सकती, गति जड़ हो गई है। जम गई हूँ पिघलती तो पछाड़ खाकर गिरूंगी। क्या वही डर है जो मुझ में छा गया है, पिघलने का डर? लेकिन मैं तुम्हें अपने से बचाऊंगी भुवन। मैं स्वप्न देखकर उठती हूँ, तुम सो रहे हो, सो। मैं जगाऊंगी नहीं, पहले मन हुआ स्वप्न तुमसे कह दूं, पर नहीं। तुम्हें देखकर न जाने क्यों एक पंक्ति मन में आई। तुमने पूछा था एक बार, कविता लिखती हो? हाँ, ये कविता मैंने भी लिखी, पर मेरी कविता उसके शब्द में नहीं, उसकी भावना में है। तुम पहुँचोगे। शुभ जुस्सा चूसती है भला तेरा, शुभाशंसा चुमसी है भला तेरा, स्नेह से शुभ जाग उठा। तुम सो, अपने स्वप्न के लिए तुम्हें नहीं जगाऊंगी। स्वप्न में मैंने तुम्हारे प्रिय किसी को देखा था, न मालूम कौन होगी वह, लेकिन मैंने उसे देखा था, पहचाना था, और वह तुम्हें बहुत प्रिय थी। उसे देखकर मेरे मन में स्नेह उमड़ आया। ईर्ष्या होनी चाहिए, पर नहीं हुई। भुवन, मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं जानती हूँ अपने भाग्य की मर्यादाएं, पर तुम्हें जो प्रिय है उन्हें प्यार कर सकूंगी सहज भाव से, बिना आयास के। और सोचती हूँ तुम्हारी करुणा सदैव मुझे शांति दे सकेगी। तुमने मेरे जूड़े में लाल फूल खोस कर मेरा सिर ढक दिया है। तुमने मेरी पलकें, मेरा मुंह, एक धधकते हुए प्रभामंडल से मेरा शीश गिर गया है। क्या इसकी दीप्ति दुर्भाग्य के उस मंडल को छार न कर डालेगी जो मेरे साथ रहा है? ये सब कौन कह रहा है? रेखा कह रही है। मैंने तुम्हें गाना सुनाया था, शारद प्राते आमार रात पोहालो। मेरी वंशी तुम्हें किसके साथ सौंप जाऊंगी? अब सोचती हूँ, क्या उसमें भवितव्य की सूचना थी? क्या मैं तब जानती थी, देख सकी थी? मुख मेरी वंशी अभी सहसा तुम्हारी बहकी हुई सांस के मुखर हो उठी है, और अभी मुख हो जाएगी। होने दो, चुकने दो रात। मैंने गाया था महाराज, ये किस साज में आप मेरे हृदय में पधारे हैं, उसमें कौतुक भी है, अचरज का चकित भाव भी है, और अपनाने की उद्योतक ठिठोली भी। कोटि शशि सूर्य लजाकर पैरों में लौट रहे हैं। महाराज, ये किस ठाट से आप मेरे हृदय में पधारे हैं? मेरा देह वन वीणा सा बज उठा है। क्या कह रही है? मेरा देह वन वीणा सा बज उठा है, मतलब भुवन का प्रेम पाकर किससे वापस फिर से जिंदा हो जाती है वो। शीत में बहुत ठिठुर जाए तो नाक के ठिठुरने के साथ घ्राण शक्ति मर जाती है। फिर बाहर भीतर फूलों में, मंदिर में, धुमाहित वातावरण में कहीं कोई गंध नहीं मिलती, लेकिन फिर बिजली की कौंध की तरह सहसा उड़ती की लौटती हूँ। नासापुट गंध से भर जाते हैं। सौरभ की तरंग में मानो डूबने लगता है व्यक्ति, सांस बंद हो जाता है। वैसी स्थिति में मैं थी, बरसों की घ्राण शक्ति हत, और अब सहसा तुम्हारे धाम में तुम्हारे सौरभ से छा लिया है। मैं लड़खड़ा गई हूँ, मुख हूँ, क्या कहूँ नहीं जानती, कैसे कहूँ नहीं सोच सकती। और तुम अभी चले जाओगे कभी भी, फिर मिले अगर मिले तो शायद कुछ कह पाऊँगी। स्तब्ध आत्मा कुछ। मैं जागती हूँ कि सोती हूँ, तुम हो कि स्वप्न में हो। मुझे लगता है कि मैं जागती हूँ और आश्वस्त होकर सो जाती हूँ, लेकिन शायद सोती हूँ, सोते में लेकर जाग उठती हूँ। रेखा बीच बीच में उसकी ओर देख लेती थी, जानती थी कि वह कुछ सोच रहा है, पर उसने पूछा नहीं।
सहसा भुवन के विषय में एक नए संकोच ने, एक पीड़ा ने उसे जकड़ लिया। क्षण भर के लिए उसका मन नौकुचिया कि उस घटना की ओर गया जब भुवन उसकी गोद में रोया था। कैसे वह कह सकी थी जो मैं उसने कहा था। वह पछताती नहीं, उसने जो कहा था उन्मुक्त उत्कृष्ट भाव से कहा था, पर लाज से सिर सिहर कर वह सिमट गई। पल्ला खींचकर उसने मानो अपने को और लपेट लिया। भुवन ने पूछा, ठंड लगती है? नहीं नहीं। उसकी वाणी के अतिरिक्त आवेश को लक्ष्य कर भुवन ने उसकी ओर देखा। दोनों की आंखें मिली। भुवन की आंखों में स्नेहपूर्ण कौतुक था, रेखा की आंखों में एक अंतर्मुख लज्जा। पर सहसा उसका मन हुआ वही बाँह फैलाकर भुवन को खींच ले। इस पुरुष को, इस शिशु को, इस शुभ शुभाशंसा चुमती चुमती है भला, चुमती है भाल तेरा। मतलब वो उसको अपनी जिंदगी का बहुमूल्य और अमूल्य हिस्सा बनाना चाहती है। अद्भुत भाषा और अज्ञे की अद्भुत कल्पना शक्ति है।